नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग डीपीएसपी पर चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियोज में हमने 43 आर्टिकल तक, आर्टिकल 43 तक हम चर्चा कर चुके हैं कि आर्टिकल 43 क्या कहता है। 36 से लेकर के 43 तक के आर्टिकल आप सारे अच्छे तरीके से समझ चुके हो। आज जो आपका आर्टिकल है वो है आर्टिकल 44, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 44। देखिए, अनुच्छेद 44 में जो प्रावधान किया गया है, राज्य को जो निर्देश दिया गया है वो ये दिया गया है कि वो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो देखिए, इसमें एक वर्ड दे रखा है आपका, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब पहली बात आती है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये होता क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि जो आपके सिविल मामले होते हैं कानून से संबंधित, जैसे कि विवाह का जो मामला है ये सिविल मामला है, विवाह का मामला हो गया, तलाक का मामला हो गया, गोद का मामला हो गया, ठीक है, उत्तराधिकार का मामला हो गया। तो ये जो मामले होते हैं ये किसके हैं? ये सिविल मामले होते हैं और इन्हीं को किसके अंतर्गत देखा जाता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देखा जाता है। तो स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद हुआ उस समय जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय नेहरू के मंत्रिमंडल में क्या थे? विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे। और कानून मंत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों की इस मामले में एक राय थी कि अब भारत में क्या आना चाहिए? एक समान नागरिक संहिता लागू हो जानी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन अब ये चाहते क्या थे कि जैसे हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां हैं, या अन्य धर्मों में जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, उन सबको समाप्त करके अब उनमें बदलाव का समय आ गया है। तो उनमें जो परिवर्तन करना था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन प्रारंभ में उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन अंबेडकर और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो अपनी बात पर अड़े रहे और वो क्या लेकर के आए? यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं ला पाए, लेकिन हिंदू कोड बिल लेकर के आ गए वो। अब हिंदू कोड बिल का भी बहुत तेज गति से विरोध हुआ। इसके अंतर्गत ये था कि अगर कोई हिंदू पुरुष है तो उसको कितने विवाह करने की आज़ादी है और वो कब विवाह करेगा, इस तरीके के जो प्रावधान हैं, गोद लेने की क्या प्रथाएं होंगी, तलाक देने के क्या रीति रिवाज होंगे, उत्तराधिकार का क्या अधिकार होगा, तो ये सारे अधिकार किसके अंतर्गत आ गए? हिंदू कोड बिल के अंतर्गत आ गए। अब इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ तो कई सरकारें क्या करती हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए, यानी कि कोई पक्ष या कोई धार्मिक पक्ष क्या ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, तो उनको नाराजगी से बचाने के लिए इस मामले से अभी तक बचती आई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामलों को लागू भी किया। अभी हाल ही में एक मुद्दा बहुत चर्चा में रहा था, 3 तलाक का मामला। तो 3 तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अपना स्पष्ट रवैया दिखाया और ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति नींद में या मोबाइल से मैसेज करके, या अगर उसे गुस्सा आ जाए, वो कैसे भी करके 3 बार तलाक 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 बोल देगा और उस स्त्री का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के मामले को अपने निर्णयों में दिया है और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट का झुकाव भी किधर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ रहा है। इसको विस्तार से समझेंगे, कभी एक अलग से इसके ऊपर एक लेक्चर लेकर के आएंगे कि एक समान सिविल संहिता क्या होती है, नागरिक संहिता क्या होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 44 किसकी बात कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है कि राज्य क्या करेगा कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। यानी कि उनके धर्मों के अंदर जो भी बातें हैं उन सभी बातों को क्या हो जाएगा कि उनके लिए एक समान कानून बना दिया जाएगा, जिनके अनुसार वो सारे धर्मों में जो कुरीतियां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, वो समाप्त हो सके। ठीक है। एक चीज़ यहाँ नोट रखना, याद रखना कि भारत में
केवल एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और गोवा के अलावा अभी तक भारत के किसी भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया गया है, समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया गया। ये बात आप याद रखना। इसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के बारे में आप पहले भी थोड़ा सा सुन चुके हो कि अनुच्छेद 45 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनके देखभाल करने का जो कर्तव्य है वो किसके ऊपर अधिरोपित किया है, वो राज्य के ऊपर अधिरोपित किया है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल। देखो, पहले आर्टिकल 45 की भाषा कुछ और थी, फिर क्या हुआ, जब मोहिनी जैन का मामला आया और मोहिनी जैन के मामले के बाद में जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया तो उसके बाद में आर्टिकल 20A को मूल अधिकार के रूप में, या कह सकते हैं कि 20A या 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। और उसी समय आर्टिकल 45 की भाषा परिवर्तित की गई और उसमें यह कहा गया कि जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे होंगे या 6 आयु वर्ष से कम के जो बच्चे होंगे उनकी देखभाल और उनकी एजुकेशन से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे वो कौन करेगा, राज्य करेगा। ये प्रावधान कब किया गया, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और 2002 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया मूल कर्तव्यों में, 11वां मूल कर्तव्य, इसी के माध्यम से। और उसमें माता पिता का ये कर्तव्य बना दिया कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वो उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। मूल अधिकार भी बना दिया, राज्य के लिए भी कर्तव्य अधिरोपित कर दिया और मूल कर्तव्य भी बना दिया इसको, यानी कि डीपीएसपी में राज्य को कर्तव्य बना दिया, मूल कर्तव्य के तहत अभिभावकों का, संरक्षकों का कर्तव्य घोषित कर दिया, और मूल अधिकार इसलिए बना दिया कि अगर कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने से रोकता है तो ये उसके मूल अधिकार का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद में एक और आर्टिकल अब बात करते हैं कि जो आर्टिकल 44 है और आर्टिकल 45 है ये कैसी विचारधारा पर आधारित है। तो देखिए, जो आर्टिकल 44 है ये उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। कैसी विचारधारा पर, उदारवादी। और आर्टिकल 45 भी उदारवादी। ये दोनों उदारवाद अर्थात कि ऐसी नीतियां बनाते हैं राज्य जो उदार हों लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। अब एक और आर्टिकल बचा अपना, आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। 46 में दे रखा है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए शिक्षा और उनके जो अर्थ संबंधी हित हैं उनकी अभिवृद्धि के लिए और उनके लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसकी जो भाषा है वो देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति। मैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए एससी और एसटी शब्द यहाँ यूज कर रहा हूँ, एससी और एसटी, ठीक है, एवं अन्य दुर्बल वर्गों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। देखिए, आर्टिकल 44 कह रहा है कि समाज में जो एससी अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं और इनके अलावा जो भी अन्य ऐसे लोग जो पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, उनकी एजुकेशन और उनके रोजगार से संबंधित अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा और सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा। अगर इसके क्रियान्वयन की हम बात करते हैं कि राज्य सरकार ने या राज्य ने या देश ने किस तरीके से इनका क्रियान्वयन किया है,
तो हम कह सकते हैं कि देखिए आपने आर्टिकल 14 पढ़ा, आर्टिकल 14 में कुछ अपवाद दे रखे थे, आर्टिकल 15 भी हम लोगों ने देखा, आर्टिकल 16 भी देखा मूल अधिकार के अंतर्गत। तो उनमें आपने देखा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार क्या करती हैं कि अपने यहाँ जो कॉलेजेज हैं उनमें प्रवेश में कुछ क्या करती हैं, रिजर्वेशन का प्रावधान करती हैं। और रिजर्वेशन के साथ साथ राज्य ने भी क्या कर रखा है कि चाहे संसद हो, यानी कि हम विधानमंडल का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, विधानमंडल का मतलब हो गया कि केंद्र के लेवल पर तो संसद हो गई और राज्य के लेवल पर विधानसभाएं हो गई या उनका विधानमंडल हो गया। तो संसद में भी SC ST के लिए क्या किया हुआ है, सीटें आरक्षित की गई हैं कि इतनी सीटों पर कौन चुन करके आएंगे, SC ST के लोग चुन करके आएंगे। तो सीटों का प्रावधान किया गया इनके लिए। और क्या आरक्षण जैसा जो मामला है, रिजर्वेशन का जो मामला है, वो क्या किया गया इनके क्रियान्वयन के लिए, अर्थात राज्य सरकार ने इसको क्रियान्वित करने के लिए रिजर्वेशन जैसा मामला इनको प्रथम शुरुआती 10 वर्षों के लिए लागू किया, ताकि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा में आ सकें। ठीक है, इसके बाद में जो अगला आर्टिकल है वो है अपना 47। और 47 यानी कि जो आर्टिकल 46 था, तो आर्टिकल 46 में एक बात ध्यान रखना कि 46 जो आर्टिकल है SC ST और जहां दुर्बल वर्गों की बात आ जाए, निम्न वर्ग की बात आ जाए, वहां पर जो विचारधारा लगेगी आपकी वो होगी गांधीवादी विचारधारा। कौन सी विचारधारा होगी, गांधीवादी विचारधारा। ठीक है, 44 और 45 में उदारवादी विचारधारा है, 46 में गांधीवादी विचारधारा है। अब देखते हैं 47 में कौन सी विचारधारा काम करती है अपनी, अनुच्छेद 47। देखो अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषाहार स्तर और उनके जीवन स्तर को सुधारने की बात की गई है, लोक स्वास्थ्य को सुधारने की बात की गई है, जितने भी नशीले पदार्थों का सेवन है उनका प्रतिषेध करने की बात की गई है। तो मैं यहाँ पर कुछ मुख्य जो कीवर्ड्स हैं इस आर्टिकल्स के उनको ही नोट कर रहा हूँ कि लोगों के पोषाहार स्तर, क्या लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर। ठीक है, लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को, किसको, लोक स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता देना। ठीक है, तीसरा इसमें 2-3 चीजें, और जो नशीले पदार्थों का सेवन है उसका प्रतिषेध करना या कह सकते हैं मद्य निषेध करना। तो यहां पर जो पोषाहार स्तर है और लोक स्वास्थ्य की जहां बातें आ गई, तो यहां तक तो इसमें समाजवादी विचारधारा दिखाई देगी आपको। कौन सी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। लेकिन मद्य निषेध जहां बात आ गई, गांधी जी क्या थे, इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तो गांधी जी के जो विचारधारा है, जो गांधीवाद के नाम से जानी जाती है, वो मद्य निषेध की बात करती है। और वो इसके स्पष्ट रूप से खिलाफ थे कि कोई भी नागरिक अगर नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो वो क्या है, गलत है। वो इसको क्या मानते थे, स्पष्ट रूप से इसका प्रतिषेध करते थे, इसको नकारते थे कि नशीले पदार्थों का सेवन करना बुरी आदत है, जिसका सेवन नहीं किया जाए। अब देखो पहली चीज आ रही है इसमें, पोषाहार स्तर को सुधारना और जीवन स्तर को, और लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिकता कौन देगा, राज्य देगा। अब राज्य ने इसके लिए क्या किया कि देखिए, अगर हम इसके क्रियान्वयन की बात करते हैं तो एक मिशन चलाया लोगों के लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए या उसको प्राथमिकता देने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसका आपने सभी ने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। मैं ऐसे कई योजनाओं के नाम बता दूंगा जो इस आर्टिकल को क्रियान्वित करने के लिए, जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार ने क्या किए हैं, जो कार्यक्रम चलाए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे एक तो कौन सा हो गया आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो गया। दूसरा है परिवार नियोजन, जो कार्यक्रम चलाया सरकार ने वो इसी के अंतर्गत चलाया है। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं ये लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए या लोगों के पोषाहार स्तर को ध्यान में रखते हुए या लोगों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किए जाते हैं। और ये सब करने का जो कर्तव्य है वो किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। अब इसी के साथ में जैसे आपने एक कार्यक्रम का नाम सुना होगा जो बहुत सारी
लगभग अपने पूरे सफलता का लक्ष्य इस कार्यक्रम ने हासिल किया है, पल्स पोलियो कार्यक्रम। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम सरकार ने चलाया और अब तो लगभग ये कार्यक्रम समाप्त होने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि इसने अपने लक्ष्य को क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है, या ये अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा है। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो सरकार चलाती रहती है, और इससे क्या होगा कि इस तरीके के कार्यक्रमों से लोगों में एक जागरूकता, जन जागरूकता पैदा होगी। जब लोगों में जागरूकता पैदा होगी तो वो भी अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, जागरूक होंगे। दूसरी चीज, जन स्वास्थ्य केंद्रों की जहां स्थापना की गई है या लोक स्वास्थ्य केंद्रों की जो स्थापना की जाती है, वो भी इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये आर्टिकल आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 47 क्या कह रहा है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को, लोक स्वास्थ्य में सुधार को और मद्य निषेध, यानी कि दवाइयों के अतिरिक्त नशीले पदार्थों के सेवन को राज्य क्या करेगा, प्रतिषेध करेगा। तो गुजरात ने क्या किया है, गुजरात ने जो अल्कोहल यानी कि शराब को अपने राज्य में गैर कानूनी घोषित कर दिया है। इसके बाद में बिहार ने भी शराब को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो राज्य जो इस तरीके के कदम उठाते हैं वो 47 के क्रियान्वयन के लिए उठाते हैं। ठीक है, इनको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए उठाते हैं। अगला आर्टिकल आता है अपना 48। देखिए अनुच्छेद 48 क्या कहता है। 48 में स्पष्ट रूप से खेतीबाड़ी, पशुपालन को आधुनिक तरीके से या आधुनिक प्रणालियों से किस तरीके से विकसित किया जाए, इसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरी चीज, गाय, बछड़े या जितने भी दूध देने वाले पशु हैं, जितने भी वाहक पशु हैं, उनकी नस्लों को सुधारने की बात की गई है और उनके संरक्षण की बात की गई है। गायों के, बछड़ों के वध का प्रतिषेध करने के लिए बात कही गई है और इसके लिए राज्य क्या करेगा, ठोस से ठोस कदम उठाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी कीवर्ड्स ले लेते हैं। एक तो कृषि एवं पशुपालन, आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से, यानी कि नए नए तरीके सरकार सुझाए, किसानों में जागरूकता फैलाए आधुनिक वैज्ञानिक विधि से। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों या अन्य दुधारू पशु व वाहक पशुओं की नस्लों क्या, गायों, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं और वाहक पशुओं की जो नस्ल हैं, यानी कि जो काम करने वाली जो नस्ल हैं, उनका परिरक्षण करना और सुधार करना। क्या करना, नस्लों का सुधार करना। और तीसरा है, और इनके वध का प्रतिषेध करना। कई सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो कृषि का और गायों के, बछड़ों के, अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का सुधार करना, यहाँ तक तो उदारवादी लक्षण दिखाई देते हैं। कौन से लक्षण, उदारवादी। लेकिन जहाँ पर क्या आ जाए कि इनके वध के प्रतिषेध की बात आ जाए, यहाँ गांधीवादी विचारधारा काम करती है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। अब सरकार क्या करती है कि इनके लिए भी कई, जैसे आपने देखा होगा जब आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं, पशुपालन जब आप वहाँ पढ़ोगे तो पशुपालन पढ़ते टाइम पर आपको कई सारे केंद्र स्थापित किए जाते हैं अलग अलग पशुओं के लिए। जैसे किसी के लिए भैंस
राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय गाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो इस तरीके के जो रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाते हैं वो इसी उद्देश्य से किए जाते हैं कि जो दुधारू पशु हैं या इनकी नस्लों में और क्या क्या सुधार करने हैं, उनके लिए अलग क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज है वो गवर्नमेंट किस आर्टिकल के तहत जारी करने का प्रयास करती है, आर्टिकल 48 के। अब इसी के अंतर्गत एक और आर्टिकल जोड़ा गया बाद में, जो मूल संविधान में तो नहीं था लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया। और जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था आपका 48 क। तो 48 क का जो संविधान संशोधन था वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसको जो अंतः स्थापित किया गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से। अब इसमें क्या प्रयास किए गए कि पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन व वन्य जीवों का संरक्षण। किसका? वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। और ये कौन करेगा? राज्य करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये भी उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। कौन सी विचारधारा पर? उदारवादी। देखो, आपने कार्यक्रम जैसे सरकार ने ये बोल दिया या सरकार के लिए नैतिक कर्तव्य बना दिया कि सरकार क्या करेगी, राज्य क्या करेगा कि जो पर्यावरण संरक्षण है उसका ख्याल रखेगा, वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो सरकार ने इसके लिए भी कई सारे कदम उठाए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये पारित किया संसद ने। और इसके तहत वन्यजीवों की हत्या करने के आरोप में या वन्यजीवों का शिकार करना क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। आपने सुना होगा कि सलमान खान ने कारे हिरन को या कारे हिरन का शिकार किया था, तो वो आज भी जोधपुर हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं बार बार। ठीक है, तो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, वो ये क्या माना गया है? दंडनीय अपराध माना गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। इसी के साथ में एक और एक्ट आया, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये तो था वन्य जीव, ये है वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसके तहत कहाँ किस वनों में, किन जंगलों में लकड़ी काटी जा सकती है, कितनी काटी जा सकती है, कहाँ पशुचारण किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जाएगा, इस तरीके के प्रावधान किए गए। और इसी के तहत में टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगरों के लिए क्या चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, एलिफेंट प्रोग्राम चलाया गया। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो 48 के तहत सरकार चलाती है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका 49। अनुच्छेद 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जितने भी स्थान हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना। ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, और ये उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। इसके अलावा अगला आर्टिकल आता है अनुच्छेद 50। और आर्टिकल 50 में
जो भारत सरकार के अधीन लोक सेवाएं होती हैं या राज्य की जो लोक सेवाएं होती हैं उनमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने यानी कि अलग करने के लिए राज्य क्या करेगा, कदम उठाएगा। तो राज्य की लोक सेवाओं में सिविल सर्विसेज, लोक सेवाओं में कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण के लिए यानी कि अलग के लिए राज्य प्रयास करेगा। यानी कि न्यायपालिका की इतनी भागीदारी ना बढ़ जाए कि कार्यपालिका अपने कार्यों को करने के लिए सीमित हो जाए या इसके अधिकार बहुत ज़्यादा सीमित हो जाए। तो इस तरीके से कार्यपालिका को या कार्यपालिका के अधीन या राज्य के अधीन जितनी भी लोक सेवाएं हैं उन लोक सेवाओं के संबंध में कार्यपालिका को किससे अलग करने की बात कही गई है, न्यायपालिका से अलग करने की बात कही गई है। इसके अलावा इससे संबंधित भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित आखिरी आर्टिकल है 51 और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात किस आर्टिकल में कही गई है? 51 में कही गई है। और इसके लिए भारत सरकार या राज्य क्या करेगा? अपने प्रयास करेगा। कैसे प्रयास करेगा? कि राष्ट्रों के बीच में जो न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण जो संबंध होते हैं, यानी कि जब दो राष्ट्र हैं उनके साथ में क्या हो, सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित होने चाहिए। इस तरीके के लिए विदेश नीति भारत की क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। जब विदेश नीति अच्छी होगी तभी दूसरे देशों के साथ में क्या होंगे? अच्छे संबंध होंगे। अगर कहीं अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं तो उन विवादों में मध्यस्थता यानी कि बीच बचाव करने के लिए या उनको निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का जो कार्य है वो भी क्या करेगा? राज्य करेगा। और इस तरीके के जो कर्तव्य होंगे वो किसके ऊपर अधिरोपित किए गए? राज्य के ऊपर अधिरोपित किए गए। और ये राज्य का नैतिक कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते इनमें प्रयास करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, उनकी सुरक्षा बनी रहे। और इस तरीके का जो प्रावधान है वो किस में किया गया? आर्टिकल 51 में किया गया है। भारत सरकार ने इसके लिए कई सारे सिद्धांत अपनाए। आपने पंचशील सिद्धांत का नाम सुना होगा कि पंचशील सिद्धांत है, गुजराल सिद्धांत है। ठीक है, तो इन सिद्धांतों पर भारत की विदेश नीति टिकी हुई है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे तो इन सिद्धांतों की बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की जाती है वहाँ पर कि गुजराल सिद्धांत क्या कहता है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जितने भी छोटे पड़ोसी देश हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार भारत करेगा। ये गुजराल सिद्धांत के तहत है। जो पंचशील सिद्धांत है, एक है आपका गुट निरपेक्ष नीति, यानी कि जब पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, दो ध्रुव मतलब है कि पूंजीवादी और समाजवादी, और भारत उस समय आज़ाद हुआ था नया नया, तो भारत ने फैसला किया कि वो ना तो पूंजीवादियों के साथ में जाएगा ना ही समाजवादियों के साथ में जाएगा। उस समय समाजवादी दल का नेतृत्व कर रहा था रसिया, सोवियत संघ, और पूंजीवादियों का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। तो भारत ने कुछ देशों को अपने साथ लेकर के क्या किया? गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, गुट निरपेक्ष नीति चलाई, अपनाई, और इसके तहत उसने किसी भी गुट के साथ मिलने के लिए कोई समझौता नहीं किया। तो इस तरीके की जो पॉलिसी थी उसकी वो क्या थी? गुट निरपेक्ष पॉलिसी थी। तो ये जो प्रयास है वो कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, और सरकार की जितनी भी अच्छी विदेश नीति होगी उससे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उतने ही अच्छे होते चले जाते हैं। तो ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में दे रखे हैं। अब इनके अलावा भाग 4 के अलावा भी कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो भाग 4 से बाहर हैं, लेकिन वो हैं किसके अंदर? डीपीएसपी के अंदर हैं। देखते हैं उनमें क्या है। अन्य भागों में डीपीएसपी, और अन्य भागों में कहाँ कहाँ है मैं उनकी चर्चा कर देता हूँ एक बार। एक आर्टिकल है आपका 335,
अनुच्छेद 335। और अनुच्छेद 335 में जो चर्चा की गई है वो ये की गई है कि जो संघ है, यानी कि जो भारत संघ है या राज्यों से संबंधित जितनी भी लोक सेवाएं होंगी, जितने भी पदों पर नियुक्तियां होंगी, उनमें एससी और एसटी के दावों का, उनके प्रशासन की दक्षता का क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा, इसकी पूरी भाषा लिख देता हूं। संघ या राज्यों के अधीन, ठीक है, एक एक शब्द पे ध्यान देना कि संघ या राज्यों के अधीन संबंधित सेवाओं और पदों के लिए सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों का ध्यान रखा जाएगा। आपको इसको कैसे याद करना है कि भाग 4 के अलावा अगर डीपीएस की बात की जाए तो 335 में एससी और एसटी का सेवाओं के अंतर्गत, नौकरियों के अंतर्गत उनके दावों को क्या रखा जाएगा, सुरक्षित रखा जाएगा। ये बात आप 335 के अनुसार। इसके अलावा एक और आर्टिकल है 350 क, और 350 ए में या क में जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं, जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उन वर्गों के बालकों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस भाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी। और ये प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है, 350 का करता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की प्राथमिक शिक्षा कौन सी, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करवाई जाए। कौन सी भाषा में, जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है। ठीक है, कैसे, देखिए भारत में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, कई भाषाएं हैं, लगभग 22 भाषाओं को उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो उन 22 भाषाओं में से या उनके अलावा जो अन्य भाषाएं हैं, अन्य बोलियां हैं, तो जहां का जो भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब हो गया कि देश और राज्य के स्तर पर जो समुदाय जिस भाषा को बोलने, यानी कि 50% से जिस भाषा को बोलने वाला समुदाय कम है, वो क्या माना जाएगा, भाषाई अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस भाषा में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। ये प्रावधान 350 क्या में किया गया है। एक आर्टिकल है अपना 351, और 351 में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार को बढ़ाने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। हिंदी भाषा का विकास व प्रचार प्रसार करना, यह कर्तव्य किसका है, राज्य का है। देखिए हिंदी भाषा का जो विकास है, इसको करने के पीछे क्या उद्देश्य था कि हिंदी भाषा के विकास को क्या किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। प्रोत्साहन किस लिए दिया जाए कि जो भारत की पहचान है वो किस लैंग्वेज से है, हिंदी लैंग्वेज से है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज किया। जो साउथ के स्टेट हैं वो नॉर्थ के स्टेट से क्या हैं, लैंग्वेज के आधार पर भी डिवाइड हैं, कल्चर के आधार पर भी डिवाइड हैं। ठीक है, तो इन विविधता को संरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज कर लिया। लेकिन यहाँ केवल बात किसकी कही गई है, हिंदी भाषा के विकास की बात कही गई है। वो इसलिए जिससे भारत की जो सामसिक संस्कृति है, तो भारत की सामसिक संस्कृति को संरक्षित करने के प्रयास के लिए हिंदी भाषा का विकास कौन करेगा, राज्य करेगा। और राज्य ने इसके लिए संविधान में प्रावधान भी किए हैं। ठीक है, तो ये था अन्य भागों में डीपीएसपी। और आज यहीं हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे तरीके से डीपीएसपी को समझ गए होंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।